नेक्स्ट एपिसोड। तो फिजिक्स में हमने लास्ट टाइम जो बात की थी प्यारे बच्चों, वो किसके बारे में बात की थी? इम्पल्स। तो इम्पल्स का क्राइटेरिया वैसे मैंने बता दिया था, कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए थे। यानी इम्पल्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो क्या कहेंगे? आवेग। इम्पल्स के बारे में हमने जो चीज सीखी है उसमें हमने बताया था प्यारे बच्चों कि हमारे पास इम्पल्स किस किस जगह हमें देखने को मिलता है। नंबर एक हमने कहा था कि जब हम सीमेंट के फर्श पर गिरें, नंबर एक केस हमने बताया था कि सीमेंट के फर्श पर गिरने से चोट ज्यादा लगती है किसकी बजाय? रेत पर गिरने से। यानी सीमेंट के फर्श पर गिरने से चोट ज्यादा लगती है किसकी बजाय? रेत पर गिरने की बजाय। कि इसका कहने का अर्थ है कि अगर हम सीमेंट के फर्श पर गिरें और उसी दौरान एक साथ अगर रेत पे गिरें दूसरी जगह, तो हमें चोट किस जगह ज्यादा लगेगी? तो सीमेंट के फर्श पर गिरने से चोटग्रस्त क्या होंगे? ज्यादा। यानी इंजरी क्या होगी आपको? ज्यादा। और अगर हम रेत पर गिरते हैं तो रेत पर गिरने से चोटग्रस्त क्या होंगे हम? कम। ऐसा क्यों? तो चोटग्रस्त कम होना और ज्यादा होना कारण किसका है? बल के इंपैक्ट का, यानी फोर्स के प्रभाव का, बल के प्रभाव का। यानी सीमेंट वाले में बल का प्रभाव क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यहां जो बल का प्रभाव है वो क्या रहेगा? ज्यादा। लेकिन यहां बल का प्रभाव क्या रहेगा? कम। यानी दोनों में इंपैक्ट देखा जाता है तो बल का प्रभाव कम और क्या है? ज्यादा। यहां फर्श पर गिरेंगे तो यानी अपना टाइम पीरियड क्या रहेगा वहां पे? ज्यादा। यानी फोर्स एग्रीगेशन क्या होगी? वैल्यू ज्यादा। और अगर हम रेत पर गिरते हैं तो वहां बल को बिखरने में टाइम क्या लग जाता है? ज्यादा, लेकिन प्रभाव क्या हो जाता है? कम। इसी तरीके से हमने केस पढ़ा था कि एक खिड़की के कांच यानी विंडो ग्लास, कि एक खिड़की के कांच पर बुलेट फायर करना, कि कांच पर गोली दागना। नंबर एक कि गोली दागने से केवल क्या होता है? छिद्र होता है। कि गोली दागने से केवल क्या होता है? छिद्र। जबकि पत्थर फेंकने से या पत्थर फेंकने या मारने से क्या होता है? कांच टूट जाता है। तो पत्थर फेंकने से वही कांच क्या होगा आपके पास? टूट जाएगा। इसका रीजन अगर पूछे तो दो पार्ट बनाने हैं आपको कि ए विंडो ग्लास is only give hole when we fired a bullet. Unless we are thrown a stone, it completely break down. यानी अगर हम गोली दागते हैं तो उसमें केवल छिद्र होता है, लेकिन अगर पत्थर फेंक कर मारते हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। इसका कारण हमारे पास क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंट केस ये लगता है प्यारे बच्चों, वेग का। यानी वेग ज्यादा होना। वेग ज्यादा होता है किसका? बुलेट का। कि वेग जो ज्यादा होता है, वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होती है किसकी? गोली की। और कम होती है किसकी? पत्थर की। तो गोली की वेग वेलोसिटी ऑफ क्या? बुलेट बी मोर देन स्टोन। यानी जो वेग है ज्यादा होता है किसका? गोली का। किसकी बजाय? पत्थर की बजाय। तो पत्थर की बजाय गोली का वेग या वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण आपके पास खिड़की के कांच में केवल छिद्र होता है और पत्थर से क्या है? कांच टूट जाता है। यह प्रॉपर्टी थी हमारे पास किसकी? जो हम बुलेट फायर और क्या करते हैं? एक पत्थर फेंकते हैं। दूसरा केस आपको याद रखना है इंपल्स का। यह भी इसके साथ टैग कर देना प्यारे बच्चों, इंपल्स। इंपल्स यानी आवेग। यानी जो गोली दागते हैं तो गोली का जो आवेग है वो क्या बनता है? कम। गोली का आवेग क्या रहता है? कम। और जो पत्थर का आवेग बनता है वो क्या बनता है? ज्यादा। तो जहां आवेग ज्यादा होगा वहां नुकसान क्या होगा? ज्यादा। जहां आवेग कम होगा वहां नुकसान क्या होगा? कम। ये प्रॉपर्टी इतनी याद रखनी है। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कभी सामान लेके आते हैं आप मार्केट से, जो आपकी चाइना क्रॉकरी होती है वो क्या है? या तो किसी लकड़ी के बुरादे में टिकी होती है, या आपने देखा होगा उसमें पराली का इस्तेमाल किया जाता है, या बीच में क्या थर्मोकोल की चीजें लगी होती है। इसका कारण क्या है? कि उनके इंपैक्ट को या उनके इंपल्स को क्या करना होता है? कम। उनका इंपल्स अगर कम होगा तो टूटने के चांस क्या हो जाएंगे? कम। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है इंपल्स की। दूसरा हमने केस बताया था लॉन्ग जंप वाला और हाई जंप वाला।
जैसे कोई एथलीट आपके पास हाई जंप करता है, किसके ऊपर? इस रोप के ऊपर से। तो एथलीट जब भी हाई जंप करेगा तो हमारे पास हाई जंप करने के लिए उसको एक क्राइटेरिया दिया जाता है। कौन सी साइड? दूसरी साइड। यहां क्या लगाए जाते हैं आपके पास? गद्दे। या क्या रखी जाती है आपके पास? बिल्कुल सॉफ्ट सैंड, यानी या तो रखी जाएगी मिट्टी, और या आपके पास किसका इस्तेमाल होगा? गद्दे का इस्तेमाल। तो गद्दे का इस्तेमाल होना या नरम मिट्टी का इस्तेमाल होना कारण किसका है? किसके लिए? एथलीट के लिए या खिलाड़ी के लिए। कौन से एथलीट के लिए? जो आपके पास हैं लंबी कूद वाले, और कौन से होते हैं? ऊंची कूद वाले। इन दोनों के लिए। इन दोनों को किससे बचाना है? हमें चोट से बचाना है। तो इनको चोट से बचाने के लिए गद्दे और किसका इस्तेमाल किया जाता है? नरम रेत का। इसे कम करने के लिए ये दोनों चीजें कम कर देती है किसके? बल के प्रभाव को। नंबर एक, कम करती है किसको? बल के प्रभाव को। और नंबर दो, किसको कम कर देती है? आवेग को, यानी इंपल्स को भी क्या कर देती है? कम कर देती है। तो ये प्रॉपर्टी लगाई जाती है प्यारे बच्चों, किसके लिए? लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। तो ये भी केस किसका हमारे पास है? इंपल्स का, आवेग का। ये हमने वैसे जनरली बातों बातों में बताया था, डिटेल थोड़ी दे दी है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। एक आएगा केस जिसमें हम ग्रेविटी का भी केस पढ़ेंगे कि जैसे आपके पास जो त्वरित होती हुई लिफ्ट ऊपर जाती है और नीचे आती है, उस केस को हम किसके साथ पढ़ेंगे? फोर्स क्राइटेरियन के साथ पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो अब हमारे पास क्राइटेरिया आता है प्यारे बच्चों, वो आता है किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है हमारे पास, ये क्या है? प्रक्षेप्य गति। यानी ये बहुत खास चीज है प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और जो प्रक्षेप्य गति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप्य गति आपने देखी होगी कि एक फुटबॉलर है या एक क्रिकेटर है, कि जो फुटबॉलर है और जैसे ही वो फुटबॉल को क्या करता है? किक करता है। तो फुटबॉल को जैसे किक करता है ये, तो आपके पास फुटबॉल क्या है? एक रास्ता धारण करती है और किसकी तरफ जाती है? उस नेट की तरफ जाती है या ग्राउंड में कहीं भी जाती है। तो आपके पास फुटबॉल का इस तरीके से रास्ता तय करना क्या कहलाता है? एक प्रक्षेप्य गति कहलाता है। और ये आपके पास जो रास्ता है, जो नजर आ रहा है, ये रास्ता कैसा है आपके पास? परवलयिक। इस रास्ते को क्या कहते हैं? परवलयिक। परवलयिक, या आप लिख सकते हो परवलय। यानी इसका जो रास्ता है, पथ जो है, वो कैसा होता है? पाथ। पथ को कहते हैं इंग्लिश में पाथ। और पाथ यानी वो रास्ता है, कैसा है? परवलय। परवलय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैराबोला या पैराबोलिक। तो यह एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रक्षेप्य गति का केस हम कैसे लेंगे। तो प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की गति है, ये पूछ ले आपसे। तो प्रक्षेप्य गति का अर्थ है कि आपके पास कोई भी वस्तु त्वरित होकर किसी समतल में चलती है और वो वेग परिवर्तन के साथ एक वक्रीय पथ पर गमन करती है। यानी कैसा होगा कि प्रक्षेप्य गति का अर्थ क्या है? कि एक कोई भी वस्तु जब किसी समतल में, कि एक वस्तु जब किसी समतल में गति करती है, यानी आपके पास मोशन करती है किसके अंदर? समतल में। यानी वो एक समतल गति करती है और उसका पथ जो है वो कैसा हो जाए? वक्रीय। यानी वस्तु समतल गति करती है और उसका पथ जो है वो कैसा हो? वक्रीय हो। यानी पैराबोलिक के साथ साथ कर्व्ड पाथ हो उसका। व्हेन ऑब्जेक्ट मोशन इन अ प्लेन देन इट्स पाथ बिकम कर्व्ड ड्यू टू एक्सेलरेशन। यानी त्वरण के कारण उसका जो पथ है वो कैसा हो जाए? वक्रीय। जैसे हमने वक्र लिया है तो उस गति को हम वैसे नाम क्या देते हैं? समतल गति। और समतल गति में ही आती है हमारे पास कौन सी? प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी प्लेन मोशन है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को जब पढ़ा जाता है तो इसका टैग है मोशन इन अ प्लेन, यानी एक समतल में गति। यानी इसका अर्थ है समतल गति। यानी जो हम बात करेंगे समतल गति की, तो समतल गति में दो चीजें पढ़ने को मिलती है।
एक आपको पढ़ने को मिलती है प्रक्षेप्य गति, जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और दूसरी हमें पढ़ने को मिलती है वृत्तीय गति। दूसरी हमें कौन सी पढ़ने को मिलेगी? वृत्तीय गति। तो हमारे पास दो केस है प्यारे बच्चों कि एक अपने पास क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा क्या है हमारे पास? वृत्तीय गति। प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम शुरू करते हैं तो इसका अर्थ पहला ये है कि इसका जो पथ होता है वो कैसा होता है। जनरली भाषा में बात करें तो आपके पास परवलय या पैराबोलिक होता है। इसी की अब हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए, जो पैराबोलिक पाथ होता है प्रक्षेप्य गति, तो प्रक्षेप्य गति में हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिखा, जैसे फुटबॉल को किक मारने के बाद जब वो फुटबॉल जाती है, तो फुटबॉल को किक मारने के बाद कि जब आपका फुटबॉल एक हवा में गति ग्रहण करता है तो उस समय उसकी गति कैसी होती है? प्रक्षेप्य गति। तो मारने के पश्चात एक आपका क्रिकेटर है, वो जब गेंद को बल्ले के साथ ऊपर की ओर उछालता है, यानी बल्लेबाज है जब छक्का लगाना चाहता है तो क्रिकेटर जो बल्लेबाज है बल्ले से गेंद को मारता है, बल्ले से गेंद को मारता है। तो गेंद को मारता है तो आपकी गेंद हवा में जब जाती है तो वो भी आपकी किस तरह की गति बनती है? एक प्रक्षेप्य गति बनती है। नंबर 3, तोप के द्वारा दागा गया गोला, कि जो आपके पास बॉर्डर पर बैठे आर्मी मैन हैं वो तोप के द्वारा क्या करेंगे? गोला दागते हैं। तो तोप के द्वारा दागा गया गोला, यानी आपके पास फायर्ड जो बॉम्ब है, दागा गया गोला या छोड़ा गया बॉम्ब जो है, वो भी आपकी किस तरह की गति को दर्शाता है? प्रक्षेप्य गति को। नंबर 4, जैसे जमीन से हम अंतरिक्ष की ओर रॉकेट को छोड़ते हैं तो दागी गई रॉकेट, आपके पास एक दागी गई या छोड़ी गई रॉकेट जो है अंतरिक्ष की ओर, वो भी आपके पास किस तरीके की गति को दर्शाती है? प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन को दर्शाती है। नंबर 5, आपने कभी देखा होगा जब वायुयान से बॉम्ब को गिराया जाता है तो वो भी आपकी किस तरह की गति होती है? प्रक्षेप्य, यानी वायुयान से फेंका गया बम या वायुयान से छोड़ा गया या आपके पास फेंका गया बम, यानी बॉम्ब फेंका गया जो बॉम्ब है वायुयान के द्वारा, ये भी आपके पास किस तरीके की वेलोसिटी, किस तरीके के मोशन को रिप्रेजेंट करता है? तो ये भी आपके पास प्यारे बच्चों एक प्रक्षेप्य गति को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपके पास एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन की सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये है कि ये कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो पहले आपके पास फुटबॉलर है कोई भी, जैसे ही वो किक मारता है तो किक मारेगा तो बॉल क्या करती है? जैसे ही उस गोल के अचीवमेंट की तरफ जाती है, नेट की तरफ जाती है, तो उसका रास्ता कैसा होता है आपके पास? ये आपका पैराबोलिक होता है। ऐसे ही क्रिकेटर जैसे ही गेंद को लॉफ्ट करता है तो हवा में गेंद क्या जाती है? बाउंड्री की तरफ। इसी प्रकार से तोप से गोला दागा जाता है तो वो भी क्या है? दुश्मन की ओर किस रास्ते से जाता है? पैराबोलिक की ओर। दागी गई या छोड़ी गई जो रॉकेट है, जैसे ही हम क्या रॉकेट छोड़ते हैं तो वो भी किस तरीके से रास्ते को फॉलो करती है? पैराबोलिक। इसी तरीके से वायुयान से गिराया गया बम, यानी हमारे पास एयर जो है एरोप्लेन है, ये आपकी एरोप्लेन जा रही है, तो एरोप्लेन जैसे जा रही है और यहां से क्या है? बॉम्ब गिरा देती है, तो वो बॉम्ब क्या होता है? ऐसे आके गिरता है, तो इसका भी पथ कैसा होता है? पैराबोलिक। तो यानी आपके पास प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल जो मोशन है, ये कई जगह देखने को मिलता है। इनके ऊपर हम केस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है प्यारे बच्चों कि जब हम किसी भी वस्तु को दागते हैं और उसका अनुसरण करते हैं प्रक्षेप्य गति में, तो उसका नाम क्या क्या होता है? पहले क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी वस्तु को प्रक्षेप्य करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल करते हैं, तो उसको दी गई गति या उसकी गति को क्या कहा जाता है? कि जैसे हमने यहां से किसी वस्तु को एक वेलोसिटी के साथ छोड़ा और वो आपकी ऑब्जेक्ट ऐसे आएगी, तो यानी आपने जब यहां से छोड़ा तो इसको एक वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हमने नाम दिया है u। अब इस u वेलोसिटी को हम
एक टैग देते हैं प्यारे बच्चों, इसे हिंदी में नाम दिया जाता है प्रक्षेपण गति। इसको हिंदी में तो नाम देते हैं प्रक्षेपण गति या वेग, प्रक्षेपण वेग भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं मजल वेलोसिटी। यानी आपसे पूछे कि ये जो मजल वेलोसिटी है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध आपका प्रक्षेप्य गति से है, प्रक्षेपण वेग को कहते हैं। ये इसकी आरंभिक गति है। अब इस गति के दो हिस्से बांट दिए जाते हैं। कब? जब ये किसी कोणीय मान पर छोड़ी जाती है। कोणीय मान हमने कितना लिया? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट यानी एक जो कण है, अक्ष है, वो किसके साथ चलता है? एक्स एक्सिस के साथ। दूसरा हिस्सा किसके साथ चलता है? वाई एक्सिस के साथ। तो हमारे पास इस वेग के दो हिस्से हो जाएंगे। याद रखना प्यारे बच्चों, जो कंपोनेंट क्षैतिजीय होता है उसे कोस में लिखा जाता है, यू कोस थीटा, और जो आपके पास ऊर्ध्वाधर होता है उसको हम यू साइन थीटा में लिखते हैं। इसे ऊर्ध्वाधर जो हिस्सा है किसका? प्रक्षेप्य वेग का, और दूसरा कौन सा हिस्सा है? क्षैतिज हिस्सा। इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? वर्टिकल कंपोनेंट। ये दो कंपोनेंट आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये किसके कंपोनेंट है? ये वेलोसिटी के हैं, वेग के हैं। जब हम आपके पास धरती से उनको थीटा एंगल पर विद वेलोसिटी यू के साथ छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे क्या करती है? एक अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती है। तो इसे क्या नाम दिया जाता है? एच। एच क्या होती है? अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम वेलोसिटी। और वो आपके पास वस्तु एक अधिकतम दूरी पर जाके गिरती है, उसे कहते हैं अधिकतम परास यानी क्षैतिज परास। इसे महत्तम परास भी कहते हैं। इसका नाम क्या है? महत्तम परास यानी मैक्सिमम रेंज नाम दिया जाता है इसे। महत्तम का अर्थ यहां पर मैक्सिमम रेंज है। रेंज हमेशा किसके साथ होती है? एक्स एक्सिस के साथ होती है। इसे हम क्षैतिज दूरी कहते हैं किसकी? प्रक्षेप्य की। प्रक्षेप्य की जो क्षैतिज अधिकतम दूरी होती है उसे नाम क्या दिया जाता है? उसे महत्तम परास दिया जाता है। इंग्लिश में उसे मैक्सिमम रेंज कहते हैं। ये आपकी महत्तम ऊंचाई है। ये आपके पास क्या है? महत्तम ऊंचाई यानी मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम जो हाइट है वो कैसी होती है? वो ऊर्ध्वाधर होती है। याद रखना कि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कैसी होती है, कि जब वस्तु धरती से छोड़ी जाती है ऊपर की ओर तो वो एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वापस नीचे की ओर गिरती है। तो जब वो एक अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तब उसके पास वापस नीचे आती है। तो ये वाला अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु जहां पर क्षैतिज से खड़ा है इसे कहते हैं महत्तम ऊंचाई या इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। अब बात आती है कि आपके पास वेग कहां कहां ज्यादा है, कि जैसे हम यहां से छोड़ेंगे जो हमने आरंभिक वेग दिया वो ज्यादा है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा इस जगह आने के बाद इस वेग का मान क्या हो जाएगा? आपका शून्य। पूछा जाता है कि प्रक्षेप्य में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, टैग याद रखना कि प्रक्षेप्य में या प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रक्षेप्य में किस बिंदु पर, ऐसे पूछता है कि प्रक्षेप्य में किस बिंदु पर वेग शून्य हो जाता है, किस बिंदु पर वेग नगण्य या शून्य हो जाता है। वेग जो है वो ना के बराबर या आपसे पूछे शून्य हो जाता है। तो शून्य कब हो जाता है? जब आपके पास वस्तु एक मैक्सिमम हाइट को ग्रहण कर लेती है, यानी मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल बी जीरो। यानी ये जो कंडीशन है ये कब लगाओगे आप? अधिकतम ऊंचाई के लिए। ये कंडीशन किसके लिए लगती है? अधिकतम ऊंचाई के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपके पास केस आता है कि जब हम कोणीय मान थीटा लेते हैं, यू कोस थीटा, यू साइन थीटा आपने लिखा, एच आपने लिखा और आर लिखा। अब इनके फॉर्मूले याद रखने हैं कि पहला जो केस आता है फॉर्मूले का वो कौन सा है। यानी पहला जो केस बनता है फॉर्मूले का वो बनता है आपके पास
आने और जाने का टाइम, यानी जब ऊपर की ओर जाती है तो असेंडिंग टाइम यानी उड्डयन काल, और जब नीचे आती है तो उसे है गिरने का समय, नीचे आने का समय। तो कुल समय याद रखना, ऊपर चढ़ने का समय, ऊपर चढ़ने का, ऊपर जो चढ़ने का समय है असेंडिंग टाइम, और दूसरा होता है नीचे उतरने का समय, ऊपर चढ़ने का समय और नीचे उतरने का समय। दो समय है हमारे पास, ये दोनों क्या कहलाते हैं? टाइम ऑफ असेंडिंग, एक को नाम दिया जाता है टाइम ऑफ असेंडिंग। टाइम ऑफ असेंडिंग का मतलब है ऊपर की ओर उड़ने का समय, इसे हम डिनोट करते हैं TA से। वैल्यू कितनी होती है इसकी? U साइन थीटा, और बाय में क्या लगाया जाएगा? G, क्योंकि ये चीजें किसके प्रभाव में चल रही है? गुरुत्वाकर्षण। दूसरा है टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी नीचे उतरने का समय, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी जो टाइम ऑफ डिसेंडिंग है इसको डिनोट करते हैं TD से। ये भी वैल्यू उतनी होती है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, और ऊपर जाकर नीचे आने में भी क्या लगता है? उतना ही टाइम लगता है। किस केस में? प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो इसलिए ऊपर जाने का समय और नीचे उतरने का समय दोनों आपके पास बराबर हैं। फिर पूछता है कि कुल उड्डयन काल कितना है? कुल जो है उड्डयन काल, कुल उड्डयन काल का अर्थ है कि कुल टाइम ऑफ फ्लाइट, कुल उड्डयन काल यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कहते क्या है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कुल जो उड़ने का समय है इस प्रक्षेप्य का, वो कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ देना, TA प्लस क्या लेंगे? TD, और वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 2U साइन थीटा, और बाय कितनी लिखेंगे? G। यानी हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो इन दोनों का जोड़ होगा। दोनों का एलसीएम क्या है? सेम, तो दोनों को सीधा डायरेक्ट ऐड करना है। तो आपके पास टोटल टाइम कितना आया है? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे या आपसे पूछे कि कुल उड्डयन काल कितना है, तो जो आपके पास टोटल टाइम आया है T, या उसे आप कैपिटल T से डिनोट कर दो। वैल्यू कितनी आई है? 2U साइन थीटा, और बाय क्या आया है? G। इसके ऊपर HSC कई बार क्वेश्चन दे चुका है कि आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ हॉरिजॉन्टल रेंज बताइए, या आपके पास किस कोण पे ये चीजें छोड़ी जाए कि ज्यादा ही ऊंचाई पे जाए और ज्यादा ही दूरी पे जाके गिरे, तो ये चीजें खास होती है। तो हमने एक केस पढ़ा है अभी तक, वो केस किसका पढ़ा है? टाइम ऑफ फ्लाइट का, यानी ऊपर जाने का, नीचे आने का, यानी टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ डिसेंडिंग दोनों इक्वल हैं, और दोनों इक्वल हैं तो टोटल जो टाइम है फ्लाइट का, कुल उड्डयन काल कितना होगा? वो होगा 2U साइन थीटा बाय G। इसके बाद हमारे पास जो केस आता है कि हमने एक पढ़ा है उड्डयन काल, उड्डयन काल के बाद आता है कुल जो आपने उड्डयन काल अभी अभी पढ़ के फॉर्मूला एग्रीगेट किया है प्यारे बच्चों, तो उड्डयन काल कितना मिला आपके पास? 2U साइन थीटा, और बाय में कितना है? G। यहां पे आपको क्या क्या दिया हो सकता है? यहां पे एक तो आपको थीटा दिया होगा, एक आपको U दिया होगा, G आपको कभी पेपर में दिया नहीं आएगा क्योंकि G आपको खुद ही इस्तेमाल करना है, और वो लगभग इस्तेमाल आप करो तो कितना करोगे? 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगर दिया आएगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आप दी होती है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे वो यहां पे लिख दे थीटा आपके पास 45 डिग्री है, और U का मान आपके पास 4 मीटर प्रति सेकंड है, और G की वैल्यू इतनी है, तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? कि एक वस्तु थी जिसे हमने छोड़ा, यानी हमारे पास इस तरीके से क्या हमने वस्तु को छोड़ा है, और इस वस्तु को हमने आरंभिक वेग दिया है कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड, और कोणीय मान कितना उसका? 45 डिग्री। अब आपसे पूछना चाहता है कि इसके कुल उड़ने में समय कितना होगा, यानी ऊंचाई पर जाएगा और वापस धरती पे गिरेगा, तो यहां से फेंकने के बाद ये वापस धरती को टकराएगा तो कितने समय बाद टकराएगा, ये निकालना है। तो टाइम पीरियड कितना होगा? 2U, U की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 साइन 45 डिग्री। ये आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों की साइन 45 कितना होता है।
डिवाइडेड बाय आप कितना ले सकते हो 10, यानी जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 यूज करो ताकि आप आंसर में अप्रोक्सीमेट पे पहुंच सको। तो 2 और गुणा में कितना है 4, और इस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और बाय में 10। ये काटोगे आप तो वैल्यू कितनी बचेगी √2, और साथ में कितना है अपने पास 4, और बाय में कितना है 10। अब आपको पता है 4 गुणा √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, और बाय में कितना आ जाएगा 10। अब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा अपने पास 56, और फिर से कितना आएगा आपके पास 56, और बाय में कितना है 10। यानी आपके पास टाइम लगेगा 0.5656 सेकंड, यानी इतनी देर में आपके पास वस्तु क्या है ग्राउंड को क्या कर जाएगी, हिट कर जाएगी। यानी आपने आरंभिक वेग कितना दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड, एंगल कितना है 45 डिग्री, तो आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 10। तो वो कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है अपने पास 0.5656 सेकंड। अगर पूछे कि आधा उड़ने का काल, यानी ऊपर जाने का और वापस नीचे आने का, तो इसे क्या कर दो आप आधा कर दो, तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2828। ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी किसके लिए, टाइम ऑफ असेंडिंग और टाइम ऑफ डिसेंडिंग, यानी ऊपर की ओर जाने का और नीचे आने का, दोनों काल पता चल जाएंगे। आगे आता है प्यारे बच्चों इसी तरीके से दूसरा केस, यानी एक केस क्लियर हुआ हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। दूसरा केस क्या आता है अपने पास मैक्सिमम हाइट का, यानी महत्तम ऊंचाई का, अधिकतम ऊंचाई का। तो मैक्सिमम जो हाइट आपकी वो कितनी होगी, और उसका फॉर्मूला कैसे जनरेट करें, कि जैसे आपके पास ये थोड़ी देर पहले हमने एक प्रोजेक्टाइल का केस लिया है, इसमें ये हमारे पास क्या है मैक्सिमम हाइट, आरंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी u, एंगल कितना है यहाँ पे थीटा। अब वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है h इज इक्वल टू u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और बाय में क्या है अपने पास 2z। ये आपके पास प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, कि हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी होगी, तो u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2z। ये क्या होती है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, यानी अधिकतम ऊंचाई कह सकते हो आप इसे, नंबर 1 अधिकतम ऊंचाई, और दूसरा नाम हम इसे क्या दे सकते हैं महत्तम ऊंचाई, यानी हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं इसे महत्तम ऊंचाई। यानी जब वस्तु आपकी ऊपर की ओर जा रही है तो वो अधिकतम ऊंचाई जो ग्रहण कर रही है वो कितनी हो सकती है u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2z। अब बात आती है हमारे पास इसी तरीके से इस रेंज की, यानी यहां से और यहां तक जो हम दूरी लेते हैं ये दूरी कौन सी होती है क्षैतिज। आपसे पूछे कि जो आपकी महत्तम क्षैतिज दूरी होगी तो वो महत्तम क्षैतिज दूरी आपके पास क्या कहलाती है महत्तम परास कहलाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं महत्तम परास, यानी मैक्सिमम रेंज। तो आपके पास मैक्सिमम रेंज किसके अलोंग चल रही है हॉरिजॉन्टल, डिनोट किससे कर रहे हो आर से। इसकी वैल्यू क्या होती है u स्क्वेयर साइन 2 थीटा और बाय में क्या लिया जाता है z। ये आपके पास क्या आती है मैक्सिमम रेंज। तो दो चीजें आई है हमारे पास प्यारे बच्चों, एक तो आई है हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या है यानी अधिकतम ऊंचाई क्या है, दूसरी आपसे पूछता है क्षैतिज दूरी क्या है, हॉरिजॉन्टल जो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसे महत्तम परास कहते हैं ये कितनी है। अब आपसे पूछता है कि जब कभी भी एंगल दिया आए तो आप इजीली क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। अब एक केस लेते हैं कि अगर आपके पास इस अधिकतम ऊंचाई के लिए और इस अधिकतम परास के लिए कोणीय मान यानी थीटा का मान क्या हो जिसके लिए ये चीजें दोनों मैक्सिमम बनती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि हमें गोला दागना है रॉकेट से
या गोला दागना है हमें वायुयान से, या हमें गोले का रूप लेना है कहां से, टैंकर से, टैंक से, यानी आपके पास तोप से। यानी एक हम रॉकेट लॉन्च करते हैं गोले के रूप में, बॉम्ब के रूप में, वो आपकी अलग फायर्ड होती है। दूसरा हम कहां से करते हैं, आपके पास टैंकर से, जिसे आप तोप कहते हैं, और दूसरी ऊपर वायुयान चलती है वहां से छोड़ते हैं। लेकिन वो केस तो ऊपर का, जो धरती से छोड़ रहे हैं और वो ज्यादा दूरी पर जाके गिरे, दुश्मन का खात्मा कर दे, तो उसके लिए मैक्सिमम वर्ड लगता है। एक तो वो ज्यादा ऊंचाई पे जाएगा, दूसरा वो क्या है, ज्यादा दूरी पे जाके गिरे, तो अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम ही क्या हो उसके पास परास हो, ताकि वो दुश्मनों को नुकसान क्या पहुंचाए, ज्यादा। तो उसके लिए जो कोणीय मान है वो हमेशा कितना रखा जाता है, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री। अब हमें यही क्वेश्चन टैग करना है कि अधिकतम ऊंचाई के लिए और अधिकतम परास के लिए जो कोणीय मान 45 डिग्री है, तो दोनों के बीच संबंध क्या होगा, किसके बीच, इस h के बीच, और किसके बीच, इस r के बीच। तो देखो हमारे पास h कितना बन जाएगा, जब हम 45 डिग्री रखें तो हमारे पास क्या आएगा, u स्क्वेयर, यहां है साइन स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास कितनी रखनी है, 45 डिग्री डिवाइडेड बाय कितना है, 2g। अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन 45 की वैल्यू लिखी थी, कितनी लिखी थी प्यारे बच्चों, 1/√2। तो यानी 1/√2 का क्या कर दो आप, वर्ग, और बाय में कितना है अपने पास, 2g। अब आपकी वैल्यू जो है वो कितनी है, u स्क्वेयर, जो 1/√2 का स्क्वेयर है वो कितना बनेगा, 2, और 2 इंटू में क्या बैठा है, 2g। तो आपके पास h की वैल्यू कितनी आएगी, u स्क्वेयर बाय 4g। ये जो वैल्यू मिली है इसे अच्छे से याद रखो। ये कब मिली है आपके पास, जब आपका एंगल 45 डिग्री है मैक्सिमम हाइट के लिए। अब नंबर 2, अब बात करते हैं हम किसके लिए, इस r के लिए। r की जो वैल्यू होगी वो कितनी बनेगी, r की जो वैल्यू है वो u स्क्वेयर तो है, फिर आपने रखा साइन और 2 टाइम ऑफ थीटा, यानी जो एंगल है, कोण है वो 45 डिग्री है, तो साइन 2 और थीटा की वैल्यू 45, और बाय में क्या लगा दो, जी। अब ये बना साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, और बाय क्या बन गया अपने पास, जी, यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1। तो दो केस आ गए। अब इन दोनों को मिलाएं, यानी h और r का संबंध क्या होगा, जब हमारे पास एंगल कितना है, ये 45 डिग्री। तो एंगल आपने कितना लिया, 45 डिग्री। अब वो कहता है कि इन दोनों के बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए संबंध सिंपल सा केस है प्यारे बच्चों, दोनों को भाग दे दो, h को भाग दे दो आप किससे, r से। तो अभी करते हैं, देखो h को हम भाग किससे दे रहे हैं, r से। तो h को जब भाग दोगे तुम r से, तो h और बाय क्या होगा, r। h की वैल्यू लिख दो, कितनी है, u स्क्वेयर बाय में 4g, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू कितनी है, r की, u स्क्वेयर, और बाय में कितना है, g। तो देखो u स्क्वेयर बाय g और u स्क्वेयर बाय g क्या होंगे, कैंसल। वैल्यू कितनी बची आपकी, 1/4। अब आप कह सकते हो कि हमारे पास h बाय r का मान किसके बराबर आ चुका है, 1/4। तो यानी h बाय जो r है वो है 1/4। तो h की वैल्यू आपके पास क्या मिलेगी, r/4। यानी जब आपके पास कोणीय मान 45 डिग्री है तो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम परास का कितवां भाग होगी, तो चौथा भाग होगी। बहुत इंपॉर्टेंट केस लगता है प्यारे बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जब आपसे पूछा जाता है कि अगर हम किसी भी प्रक्षेप्य को दागते हैं या हम प्रक्षेपित करते हैं, यानी प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी वस्तु को, प्रोजेक्टाइल को, तो उसके लिए अधिकतम या महत्तम परास और महत्तम ऊंचाई का संबंध क्या है। तो पहले तो वो याद रखो, h/r का मान कितना है, 1/4। दूसरा केस पूछ सकता है आपसे कि जो हाइट है वो आपकी अधिकतम परास की कितवां हिस्सा हो सकती है, तो चौथा हिस्सा हो सकती है।
और एक केस आप ये लिख सकते हो प्यारे बच्चों यहां पर कि आपकी जो अधिकतम परास है वो आपकी अधिकतम ऊंचाई का कितना गुना हो सकती है, यानी अधिकतम जो परास है आर, ये अधिकतम ऊंचाई से कितने गुना अधिक हो सकती है, तो 4 गुना अधिक हो सकती है। इस तरीके के केस हमसे पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर द प्रोजेक्टाइल, यानी प्रक्षेप्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस था ये, जिसमें 3 चीजें बड़ी खास है मेरे प्यारे बच्चों। एक पूछी जाती है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हम कहते हैं उड़ान काल। दूसरी पूछी जाती है मैक्सिमम हाइट, यानी महत्तम ऊंचाई या अधिकतम ऊंचाई कौन सी, एच। तीसरी चीज पूछी जाती है हमसे हॉरिजॉन्टल रेंज, जिसे हम क्या कहते हैं, आर, जिसे हम नाम देते हैं क्षैतिज दूरी, और वैसे ही उसका दूसरा नाम है महत्तम परास। फिर एक केस आता है दोनों के बीच आपसी संबंध क्या है। दोनों के बीच आपसी संबंध किसका निकाला जाता है, मैक्सिमम वैल्यू का, अधिकतम का निकाला जाता है, महत्तम का निकाला जाता है। वो अधिकतम का कब बनता है, जब आपका एंगल कितना हो, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट कितनी बनेगी, अधिकतम ऊंचाई कितनी बनेगी, मैक्सिमम रेंज यानी महत्तम परास कितनी बनेगी। दोनों को डिवाइड कीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। तो 2 मुख्य रिजल्ट, एक तो पहला ये बना कि हाइट जो है वो मैक्सिमम रेंज की 1/4 है, और जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट की 4th टाइम है। तो 2 केस बनते हैं कि पहला बनता है कि जो अधिकतम ऊंचाई है वो परास का 4था हिस्सा होती है, और जो आपके पास अधिकतम परास है वो अधिकतम ऊंचाई से 4 गुना होती है। तो अब इस पे केस आते हैं प्यारे बच्चों। वो केस क्या, देखो ऐसे क्वेश्चन दे दे आपको कि एक प्रक्षेप्य, सिंपल सा केस देगा कि एक प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, एक प्रक्षेप्य की अधिकतम या महत्तम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई 20 मीटर है, कि आपके पास जो उसकी अधिकतम ऊंचाई है वो 20 मीटर है, जिसके लिए प्रक्षेप्य कोण और जिसके लिए हमने जो प्रक्षेप्य एंगल दिया है, प्रोजेक्टाइल एंगल दिया है, वो कितना दिया है, 45 डिग्री। तो बताइए अधिकतम या महत्तम परास क्या होगी। तो आपसे सिंपल सा टैग किया जाता है कि उसके लिए महत्तम परास क्या होगी। तो महत्तम परास निकालनी है। महत्तम परास का मतलब आपको क्या निकालनी है, आर। अब आप यहां अच्छे से फोकस कीजिए कि उस बंदे ने क्या बोला है कि अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई को किससे लिखते हो आप, एच से। कितनी दे रखी है, 20 मीटर। नंबर 2 थीटा दे रखा है उसने कितना, 45 डिग्री। हमें पता है कि जब आपके पास थीटा 45 डिग्री है और एच आपका 20 मीटर है, तो आर और एच का संबंध 45 डिग्री के लिए कितना होता है, आर इज इक्वल टू 4h। अब आप बता सकते हो कि जब r इज इक्वल टू 4h है तो r की वैल्यू क्या बनेगी, 4, और गुणा h की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, यानी 24 जा 80, और आंसर क्या आ गया, 80 मीटर। तो ये आपके पास क्या आ चुकी है, अधिकतम या महत्तम परास आ चुकी है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आ चुकी है। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों 9वीं या 10वीं तक आपको देखने को नहीं मिलता। ये आपका डायरेक्टली +1 का क्वेश्चन है, जो हम किस में पढ़ते हैं, मोशन में पढ़ते हैं, और बहुत ही खास टैग है और अच्छे से याद रखना इसे। और अब इसके बारे में जो केस थे वो मैंने पहले ही बता दिए कि जब भी कोई भी धावक एक अधिकतम ऊंचाई पे छलांग लगाना चाहता है, एथलीट अगर आपके पास अधिकतम ऊंचाई से छलांग लगाना चाहता है, तो उसका एंगल जब वो दौड़ के आता है, तो इसीलिए वो दौड़ लगाता है थोड़ी दूर, ताकि उसे क्या मिले, इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे ही वो जंप करता है तो किस एंगल पे जंप करेगा, 45 डिग्री पे, ताकि उसकी ऊंची कूद भी ज्यादा ऊंची हो और लंबी कूद भी क्या हो, ज्यादा हो। तो दोनों के लिए वो किस एंगल पे छलांग लगाता है, 45 डिग्री पे। तो ये दोनों केस लिख देता हूं कि कभी भी एथलीट जो होगा वो आपके पास एक तो लंबी कूद, एथलीट किसके लिए, लंबी कूद के लिए, और दूसरा किसके लिए कूदता है, वो ऊंची कूद के लिए, कि लंबी कूद। और अगर ऊंची कूद का ज्ञान पूछता है आपसे, तो इन दोनों के लिए केस याद रखना प्यारे बच्चों
कि उसके जंप करने का यानी कूदने का जो एंगल है, यानी वो थोड़ी दूर भाग के आएगा और उसके कूदने का जो कोणीय मान होगा वो कितना रखा जाए, जिससे उसकी लंबी कूद भी ज्यादा लंबी जाए और ऊंची कूद भी ज्यादा ऊंची रहे। तो इसके लिए एंगल कितना दिया जाता है, 45 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी थी मेरे प्यारे बच्चों किसकी, प्रोजेक्टाइल की। अब बात आती है हमारे पास कि प्रोजेक्टाइल का जो पथीय समीकरण होता है वो कैसे होता है। तो हमारे पास जो प्रक्षेप्य का पथ इंग्लिश में कहा जाता है इसे ट्रेजेक्ट्री पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रेजेक्ट्री पाथ। तो ट्रेजेक्ट्री पाथ जो है किसका, ऑफ प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री पाथ है प्रोजेक्टाइल का, वैसे अगर साधारण भाषा में पूछता है तो हमने लिखा था इसका वक्र कर्व जो होता है वो कैसा होता है, परवलय यानी पैराबोलिक होता है। पहला केस ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि इसका पथ या इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो कैसी होती है, पैराबोलिक। दूसरा पूछा जाता है इसका समीकरण क्या है, कि जब आप नीचे से वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो, तो नीचे से आपने ऊपर की ओर फेंका तो देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना आपको। जब आपने यूं वस्तु को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी दी आपने, आरंभिक वेग दिया u, कोणीय मान यहां पे थीटा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी क्षैतिजीय जो घटक है वो u cos थीटा है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या लिया जाता है, u sin थीटा। अब जब ऊपर जा रही है तो किसके अलोंग जा रही है, y एक्सिस, यानी उसका विस्थापन किसकी ओर हो रहा है, y एक्सिस की ओर हो रहा है। x एक्सिस के साथ तो वो दूरी तय कर रही है, तो उसका मुख्य विस्थापन किसके साथ चल रहा है, y। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू u स्क्वेयर टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा, u नहीं x टेंजेंट थीटा, यानी वैल्यू किसके साथ है, साथ में x टेंजेंट थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाय में u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये आपके पास क्या आएगी, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन आएगी। इसे बोलते हैं पाथ इक्वेशन, यानी समीकरण है किसका, प्रक्षेप्य के पथ का, कि जिस पथ के साथ प्रक्षेप्य आपका गति करता है तो उसका समीकरण क्या है। तो उसका समीकरण है x टेंजेंट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स का वर्ग और u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हो सकता है कि थीटा का मान अगर 90 डिग्री आ जाए तो क्या होगा, तो जब थीटा का मान 90 डिग्री आ जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये भी हो जाएगी 0, तो आपके पास वैल्यू आएगी अनडिफाइंड, अपरिभाषित। यानी वो लिख दे कि अगर थीटा का मान कितना आ जाए यहाँ पे 90 डिग्री, तो आपके पास जो पथ है वो सीधी रेखा में जाएगा, ना कि एक परवलय होगा। यानी वो सीधा किसके अलोंग जाएगा, फिर तो y एक्सिस के अलोंग जाएगा और कहीं रुकेगा भी नहीं, और रुकेगा नहीं तो वैल्यू उसकी क्या है, इनफाइनाइट है। यानी हमारे पास वो कैसा पथ होगा, अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड होगा। यानी वो पथ कैसा हो जाएगा, आपका अपरिभाषित हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों प्रक्षेप्य पथ की, जिसमें समीकरण लिखता है, समीकरण पूछता भी है। रेयर सा चांस है कि समीकरण आए आपके पास, लेकिन इससे पहले की जो 3 प्रॉपर्टी है, 3 जो गुण है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बात आती है वक्रीय वृत्तीय।